स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण का आज 8वां एपिसोड आपके बीच है। पिछले एपिसोड यानी कि 7वें एपिसोड में हमने लवण परिवार के बारे में चर्चा किया था। लवण का नामकरण, लवण क्या है, लवण की विस्तृत जानकारी को प्रारंभ किए थे। और उसके पीछे यानी कि एपिसोड छठे एपिसोड में हम पीएच के बारे में पढ़े थे। हमें 7वें एपिसोड में पीएच को और पढ़ना चाहिए था, जो मिस्टेक से छूट गया है। तो आज 8वें एपिसोड में फिर थोड़ा सा बैक चल के पीएच के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद से फिर लवण को हम चर्चा करेंगे। पीएच में हमने पीएच के बारे में पढ़ा था, पीएच पेपर के बारे में पढ़ा था, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, पीएच परास के बारे में पढ़ा था, पीएच कहां से कहां तक होता है, पीएच क्या बताता है, पीएच से क्या फायदा है, सब चीज सीख गए थे। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है आज हम जानने जा रहे हैं। हमारे अगल बगल पीएच क्या इफेक्ट डालता है, पीएच से क्या रिलेटेड है, वो चीज हम जानने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने आप पे ट्राई करने जा रहे हैं कि पीएच की स्थिति हमारे शरीर में क्या है। मानव शरीर का पूरा लगभग पीएच मानव शरीर का होता है 7 से 7.8। पूरे शरीर की बात कर रहे हैं। मानव के पूरे शरीर का पीएच 7 से 7.8 होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि उदासीन से थोड़ा सा क्षारीय की ओर एक परास बंधा हुआ। कहा जाता है कि जितने जीव जंतु हैं ना, वो एक संकीर्ण परास में रहते हैं। संकीर्ण परास का मतलब होता है कि रेंज, परास को हम इंग्लिश में कहते हैं रेंज, और वो परास संकीर्ण है, छोटा है। देखिए पॉइंट में है 7 से 7.8, 7 से 8 भी नहीं हुआ, यानी एक का भी अंतर पूरा नहीं हो रहा है। 0.8 का अंतर, उसी में मानव शरीर को रहना है। 7 से थोड़ा सा भी कम होगा तो हमारा शरीर अम्लीय हो जाएगा। 7.8 से थोड़ा सा अधिक होता है तो हमारे शरीर को क्षारीय माना जाएगा। इससे कम होगा, 7 से कम तो अम्लीय, और 7.8 से अधिक होगा तो क्षारीय। और दोनों स्थितियों में हमें बुखार लगने की संभावना रहती है। हमारा शरीर अम्लीय हो जाए तो भी बुखार लगने की संभावना रहेगी, और हमारा शरीर क्षारीय हो जाए तो भी बुखार लगने की संभावना रहेगी। तो ये हमारे शरीर के बारे में बात कर रहे थे कि हमारा शरीर का पीएच मान क्या होता है, बढ़ेगा तब क्या होगा, घटेगा तब क्या होगा। तो हमने क्या जाना कि 7 से 7.8 के बीच में हमारे शरीर का पीएच होता है। घटेगा तो अम्लीय होगा, बढ़ेगा तो क्षारीय होगा, अम्लीय होगा तो भी बुखार, और क्षारीय होगा तो भी बुखार। शरीर का ही एक पार्ट है पाचन तंत्र। इसको हमने कंप्लीट कर लिया लगभग। कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। हमारा पाचन तंत्र के बारे में बताया गया था कि हमारे पेट में HCl का स्राव होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। जब आप खाना खाते हैं ना, खाना को आप दाल चावल को रख के आप क्या कीजिए, किसी बंद बर्तन में रख दीजिए, कल सुबह वो बासी हो जाएगा। तो अगर आपका पेट भी तो बंद बर्तन है, वहां पे रखने पे बासी क्यों नहीं हो जाता है, सड़ता क्यों नहीं है? तो आपके शरीर से अंत में एक होता है एसिमिलेशन। जो होता है ना, एसिमिलेशन के पहले पूरा खाना आपका पेस्ट बन जाता है। बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे पहले चैप्टर में। खाना को पूरा को पेस्ट बनाने का काम वही HCl करता है। पाचन तंत्र में निकलता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उस HCl के निकलने के चलते ही हमारा पाचन तंत्र यानी कि पेट का पीएच मान 1.4 होता है। वो खाना को पूरा को जला करके पेस्ट बनाने का काम करता है। अब देखिए होता क्या है, कभी कभी समय से जब हम खाना नहीं खा पाते हैं ना, तो उसका स्राव का टाइम निश्चित है कि इस समय पे खाना आएगा, पेट में स्राव होगा। जब पेट खाली पड़ता है तो वो तो अपना स्राव का काम समय से करेगा। HCl का स्राव हो जाता है जब 1.4 पीएच के साथ कोई अम्ल प्रबल अम्ल होगा। मालूम है आपको, 3 से नीचे घटते जाता है। 1 से लेकर के 7 तक, इसके बीच में हम कहते हैं 7 तक नहीं, 7 से पहले ही अम्ल कहते हैं। उसमें भी 0 से लेकर के, 1 से नहीं, 0 1 2 3 तक हम मानते हैं प्रबल अम्ल। 1.4 है यानी कि बहुत प्रबल अम्ल है, बहुत प्रबल अम्लीय है। तो खाना को जब जलाना होता है तो प्रबल अम्ल तो चाहिए ही। अब जब खाना आपके पेट में नहीं रहता और उस समय अस्राव होता है अम्ल का, HCl का, तो 1.4 के साथ प्रबल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आंत की आंतरिक दीवारों को जलाना प्रारंभ कर देता है। जब आंत की आंतरिक दीवारों को जलाना प्रारंभ करता है तो आपके पेट में ऐंठन मरोड़ शुरू हो जाता है, जिसको हम अम्लीयता कहते हैं, और इंग्लिश में एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी, पेट में एकदम दर्द हो जाता है, ऐंठन मरोड़ शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम खाते हैं क्या, एंटासिड। उसका नाम है एंटासिड। एंटासिड को 2 जगह तोड़िएगा ना तो हो जाएगा एंट
एक हो जाएगा AC। एंट का मतलब क्या होता है? दुश्मन। एंटी कहते हैं ना, वो एंटीबॉडी है। तो एंट का मतलब होता है दुश्मन, एसिड का मतलब अम्ल। तो अम्ल की मात्रा पेट में बढ़ी है, पेट में जलन हो रहा है। जलन कब शांत होगा? जब हम अम्ल की मात्रा को बर्बाद करेंगे। तो अम्ल को मात्रा को बर्बाद करने के लिए उसका दुश्मन चाहिए, और पहले बताया गया है कि अम्ल का सबसे बेहतर कोई दुश्मन होता है तो क्या होता है? क्षार। तो एंटासिड टेबलेट जो होता है ना, मार्केट में जो भी एंटासिड टेबलेट लेंगे उसकी प्रकृति क्षारकीय होती है, क्षार ही होता है वो, और वो मंद क्षारक होता है। मंद क्षारक इसलिए होता है कि क्षार भी हमारे लिए खतरनाक है और अम्ल भी खतरनाक है। अगर प्रबल अम्ल हो जाए तो भी दर्द करेगा, प्रबल क्षार हो जाए तो भी दिक्कत होगा। तो अम्ल को मारने के लिए क्षार का यूज करते हैं, लेकिन वो मंद क्षारक होता है कि वो अम्ल को तो मारता है, अम्ल को मारेगा, खत्म कर देगा, लेकिन खुद ऐसा ना हो कि अम्ल को मार के खुद अपना प्रभाव डाल के फिर पेट में दर्द शुरू, नहीं, अम्ल को मारेगा। मंद क्षारक होता है, इसीलिए कोई आपको हानि भी नहीं पहुंचती है, और उस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निष्क्रिय कर देता है, जिससे आपके पेट का ऐंठन, मरोड़, दर्द सब खत्म हो जाता है। बताया जा सकता है टेबलेट में आपको इनो वगैरह भी पीते हैं आप, इनो में क्षार की मात्रा होती है और एंटासिड का ही काम करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है एंटासिड के रूप में, सबसे बेहतर एंटासिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का लोग यूज करते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा पेट का पाचन तंत्र में उत्पन्न अम्ल को मार देता है। हाँ, अगर खाना खाए रहते हैं ना, बता देते हैं कि जब खाना अगर खाए रहते तो अम्ल जाकर के क्या करता, आपके पेट में उसको जलाता, जलाने का काम करता, खाना को जलाता। जब खाना नहीं मिला तब आपके आंत के दीवारों को जलाना शुरू कर दी। जब आंत के दीवार, इंटेस्टाइन के दीवार जब जलना स्टार्ट किए तो आपके पेट में दर्द शुरू हुआ। तो ये हमारे पाचन तंत्र की कहानी थी। अब इसके साथ साथ हम थोड़ा सा मुंह में पढ़ लेते हैं कि मुंह की स्थिति क्या है। तो मुंह में अगर आप देखते हैं तो मुंह में दांत होता है, दांत देख रहे हैं ना, दांत का जो उजला हुआ पदार्थ होता है सबसे ऊपर, उसको इनेमल कहते हैं। इनेमल से बना होता है, जो आपके शरीर का सबसे हार्ड पदार्थ वही है इनेमल, वो दांत, हड्डी से ही मजबूत वही है। वो दांत पे ही इफेक्ट पड़ता है इस अम्ल की मात्रा का। कैसे इफेक्ट करता है उस पर ध्यान दीजिए। एक्चुअली इनेमल जो दांत का सबसे ऊपरी परत होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, यानी कि जो दांत आप देख रहे हैं ना वो इनेमल ही है, ऊपर वाला पदार्थ जो उजला दिखाई दे रहा है वो दांत का इनेमल। उसका रासायनिक नाम कैल्शियम फॉस्फेट का ही है, ये कैल्शियम फॉस्फेट है। दांत मुंह में जब 5.5 pH मान होता है, लगभग 5.5 से अधिक हो सकता है, 5.5 तक रहेगा तो हमारे मुंह में किसी तरह का कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। 5.5 से जब कम होता है ना तो हमारे दांत का संक्षारण शुरू हो जाता है, क्षय शुरू हो जाता है। क्षय का मतलब आप समझ रहे हैं, भोजपुरी में कहते हैं कि दांत का खियाना, दांत खिया के पतला हो जाता है, दांत ऊपर या नीचे कहीं का भी। तो दांत का वही क्षरण कहिए, क्षय कहिए, संक्षारण कहिए। कारण क्या होता है इसका? मुंह का पीएच जब 5.5 से कम होगा तब दांत क्षय होगा, दांत खियाएगा, दांत खराब होगा, दांत सड़ेगा। तो ये होगा क्यों? कारण देखिए, आपके मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, आप खाना खाए, दांत के गांसे में कहीं कहीं चावल, दाल, सब्जी या चीनी का कोई पदार्थ, मिठाई वगैरह फंस जाता है, उसको वो तोड़ करके बैक्टीरिया अम्लीय पदार्थ बना देते हैं। जब अम्लीय पदार्थ बनाते हैं तो आपके मुंह का पीएच मान तो घटेगा ही, 5.5 तक था, जब और अम्ल बनेगा तो अम्लीय पदार्थ अम्ल की तरफ और बढ़ेगा, और अम्लीय जब होगा यहां तक आएगा तो आपका मुंह सहन करने के लिए तैयार है। इससे जब कम होगा क्षरण स्टार्ट हो जाएगा। खाना पानी से भी अधिक जो चॉकलेट होता है ना, उससे ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि चॉकलेट फंसने वाले जो होते हैं दांत के इसमें गांसे में फंस जाते हैं, उन्हीं को बैक्टीरिया उसको जब अपक्षय करते हैं, उनका अपघटन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, यानी कि सड़ाते हैं ना, तो ये क्षय होना स्टार्ट होता है हमारे दांत का। कारण समझ गए? पहचान क्या है? जब दांत क्षरण होने लगे, कैसे पता लगेगा कि अपक्षय हो रहा है? 2 महीने के बाद पता लगेगा कि दांत पतला हो गया, उस समय पता लगने से तो कोई बेनिफिट है नहीं। पहले हमको जानना चाहिए ना जी। पहले कैसा पता लगेगा? तो जब ये दांत का क्षय होना स्टार्ट हो जाएगा, समझ लीजिए कि आप गर्म पानी पीजिएगा तो भी आपका दांत बर्दाश्त नहीं करेगा, जब ठंडा पानी पीजिएगा तो भी आपका दांत बर्दाश्त नहीं करेगा। भोजपुरी में लोग कहते हैं अंगड़ता, दांत अंगड़ता है, कहते हैं गर्म पानी पीने पर दांत सलसलाने लगता है और सलसलाता है, ऐसे ही बोलते हैं भोजपुरी में लोग। गर्म पानी या ठंडा पानी भी सहन नहीं कर पाता है, गर्म पानी पीजिएगा तो भी दांत सलसलाएगा और ठंडा पानी पीजिएगा तो भी दांत सलसलाएगा। अगर ऐसा आपको होता है तो आप भी समझ लीजिए कि आपके दांत का क्षय होना स्टार्ट हो गया। कारण समझ लिए, खाना खाने के बाद जो दांत में गांसे में फंसे रह जाते हैं, चावल, अनाज या कुछ भी, या चॉकलेट के दाने,
वही सड़ करके अम्ल बनाते हैं, जिससे उसका पीएच मान कम होता है। पहचान क्या है? गर्म या ठंडा पानी बर्दाश्त आपका दांत नहीं करेगा। बचाव क्या है? तो आप खाना खाने के पहले ब्रश करते हैं, बहुत अच्छी बात है। जब ऐसी परिस्थिति है कि आपके सलाने वाला स्थिति है, तो आप क्या कीजिए कि खाना खाने के बाद भी ब्रश कीजिए। बचाव के लिए सबसे बेहतर तरीका है, ब्रश कीजिएगा तो उसमें दांत के कांसे में फंसे हुए पदार्थ निकल जाएंगे, ना वो बचेंगे, ना बैक्टीरिया उसको सड़ाएगा, और ना ही अम्ल की मात्रा आएगी, ना पीएच मान घटेगा, और ना ही दांत का क्षय होगा। और अगर हो गया हो तो तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हम ऐसे कोलगेट का, ऐसे टूथपेस्ट का यूज करेंगे। कोलगेट तो एक ब्रांड हो गया टूथपेस्ट, जिससे हम मंजन करते हैं, दंत मंजन या टूथपेस्ट। ऐसा यूज करें जिसमें क्षार की मात्रा अधिक हो, क्षारीय हो। ऐसे ऐड में देखते होंगे आप, टीवी पे लोग बोलते रहते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। क्षार की मात्रा अधिक हो वही टूथपेस्ट करें। कैसे पहचानेंगे? तो पहचानने की कोई जरूरत नहीं। अभी तक मार्केट में जो भी टूथपेस्ट या ब्रश मंजन आ रहे हैं, उसमें उसका अधिकतर, लगभग सब में क्षार की मात्रा है, और वो आपके दांत के लिए सही है, इसलिए आपका दांत खराब नहीं होता। अगर आप ब्रश नहीं करते हैं ना, दंतमन करते हैं, कहीं कि दंतमन करते हैं, तो हम कैसे क्षारीय टूथपेस्ट लाएंगे? तो दंतमन में कीजिए, नीम, करंज, बबूल, इस सब का दंतमन कीजिएगा ना, उसमें भी क्षार की मात्रा होती है, और ये परेशानी के लिए काफी बेहतर है। नीम, करंज, बबूल का दंतमन कीजिए, उससे सही हो जाएगा। तो हम मुंह को भी क्लियर कर लिए। अब उपजाऊ मिट्टी में चलिए। मिट्टी का पीएच मान भी उस पर इफेक्ट डालता है। मिट्टी का पीएच मान कहीं अधिक होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है। लेकिन एक आदर्श उपजाऊ मिट्टी, जिसमें बेहतर तरीके से कोई भी चीज उपजाया जा सके, बेहतर बढ़िया मिट्टी का पीएच मान कहां से कहां होना चाहिए? तो 7 से 7.6 होना चाहिए। 7 से 7.6 होना चाहिए। इससे जब कम होता है तो मिट्टी हमारा अम्लीय हो जाता है, और इससे अधिक होता है तो मिट्टी हमारा क्षारीय हो जाता है। अम्लीय होने की स्थिति में फसल बेहतर नहीं हो पाता है, और क्षारीय होने की स्थिति में भी फसल बेहतर नहीं हो पाता है। इसको सही करने के लिए जब अम्लीय हो जाता है तब क्या करते हैं? तो अम्लीय हो जाएगा तो हमको क्षार डालना पड़ेगा निश्चित ही। तो क्षार में हम क्या डालेंगे? पहले इसको चेक अगर करना हो ना, एक विधि भी होती है कि उपजाऊ मिट्टी के परास को, पीएच परास को कैसे चेक करेंगे। तो 2-3 जगह से मिट्टी को खोद लीजिए, थोड़ा सा 3-4 सेंटीमीटर नीचे की मिट्टी निकाल लीजिए, एक ग्लास में घोल दीजिए। घोलने के बाद, अच्छे से घोलने के बाद जब मिट्टी नीचे बैठ जाता है, केवल पानी बचता है, तो पानी को ले जाकर पीएच पेपर पे डालिए, तुरंत आपको बता देगा कि अम्लीय है कि क्षारीय, इसका पीएच मान कितना है, क्लियर पता चल जाएगा। अगर 6 पॉइंट कुछ आता है तो कह देंगे कि मिट्टी सही नहीं है। 6.9 भी आएगा तो कहेंगे मिट्टी सही नहीं है, मिट्टी अम्लीय हो गया है। 7.8 से थोड़ा सा भी अधिक जाएगा, 7.9, 8, 8.1, 8.2, 8.4, तो क्षारीय हो गया है। दोनों स्थितियों में इसका बचाव क्या है? पहचान तो समझ गए। बचाव क्या है? बचाव को समझिए। बचाव के लिए हम क्या करते हैं? अगर 7 से कम हो गया हो, कहने का मतलब उपजाऊ मिट्टी का पीएच, यानी कि उपजाऊ मिट्टी अगर अम्लीय हो गई है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना या चौक, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना या चौक, इसको डालते हैं खेतों में। CaOH ट्वाइस हो गया, ये बुझा हुआ चूना हो गया, CaO बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना हो गया। इस दोनों में से किसी को भी डाल करके, या चौक CaCO3 हो गया, चूना पत्थर जिसको कहते हैं, इसको डाल करके उसकी अम्लीयता को कम किया जा सकता है, पुनः उसके परास में वापस लौट आएगा। अगर मिट्टी क्षारीय हो गया, उसके लिए क्या करते हैं? तो जिप्सम, जिप्सम बताए हैं ना, POP जिससे बनता है, उस जिप्सम को ले लीजिए, और एक बहुत बेहतर खाद आता है, हरी खाद कहते हैं, वो कहीं से खरीदना नहीं पड़ता है। हरी खाद, गेहूं कट गया, धान की बुआई होनी है ना, उसके पहले लोग उसका यूज करते हैं। ढैंचा, गांव में जो जिसके घर खेती हो रहा है पूछिएगा ढैंचा क्या है, तो जैसे ही ये कटनी होता है उसके बाद से ढैंचा का बीज छींट देते हैं, कोई जुताई की जरूरत नहीं होती है, 1-2 महीने में खड़ा हो जाता है पौधा खूब बेहतर। उस समय क्या करिए, ट्रैक्टर चलवा दीजिए, वो मिट्टी में मिल गया, उसके बाद से लवाई कीजिए और धान की बुआई कीजिए, उसी में जाकर के उसकी पत्ती, डाली, पेड़ पूरा सर जाएगा, वो हरी खाद का काम करेगा। तो क्षारीय जब मिट्टी होता है तो उसी ढैंचा का और जिप्सम का ये मिलावट, जब हम हरी खाद दोनों का मिश्रण जब छिड़काव करते हैं तो मिट्टी क्षारीय से पुनः अपने परास में लौट आती है। तो जब अम्लीय होगा तो इन तीनों चीज का यूज करेंगे, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना चौक, बुझा चूना, बिना बुझा चूना
और चौक, तीनों में से किसी का यूज कर लीजिए, क्योंकि क्षार है, क्षार जाएगा तो अम्लों को खत्म करेगा, हमारा उपजाऊ मिट्टी फिर अपने बेहतर परास में चला आएगा। और जब क्षारीय हो जाता है उसके लिए जिप्सम और ढैंचा। ढैंचा आपका देहाती नाम है जो आपके यहाँ बोला जाता है, इसका इंग्लिश नाम होता है सेस्बेनिया एक्यूलिएटा। सेस्बेनिया एक्यूलिएटा, इसका यूज करके आप उसकी क्षारीय प्रकृति को बैक करके फिर उसके परास में ला सकते हैं और आपको एक उपजाऊ मिट्टी मिलेगी, उसमें किसी तरह की खेती कर सकते हैं। अब आज की क्लास को हम यहीं ब्रेक करते हैं, बाकी चीजें हम अगले दिन पढ़ेंगे। थोड़ा सा पीएच का और दैनिक जीवन प्रभाव है, उसके बाद से फिर हम लवण पे बढ़ चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।